नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रामगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात, एक ही दिन में 4 को मौत के घाट उतारा। 42 हाथियों का झुंड मचा रहा आतंक। रामगढ़ जिले के घाटों ओपी क्षेत्र में हाथियों के हमले से एक ही दिन में 4 लोगों की मौत हो गई। लगातार हुई इन घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। हाथियों के हमले में जान गंवाने वालों में अमित रजवार 33 वर्ष, अमूल महतो 35 वर्ष, पार्वती देवी 40 वर्ष और सावित्री देवी 45 वर्ष शामिल हैं। एक ही दिन में 4 मौतों की खबर फैलते ही गांवों में अफरा तफरी मच गई और लोग रात भर दहशत में रहे। पहली घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुई, जब हाथियों ने अमित रजवार पर हमला कर दिया। वेस्ट बोकारो के आरा 4 नंबर फीडर ब्रेकर के पास घटना तब हुई जब हाथियों का झुंड सड़क किनारे आराम कर रहा था और आसपास के लोग उन्हें देखने के लिए झुंड के पास पहुंच गए। कुछ ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की, जिससे एक हाथी भड़क गया और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में अमित रजवार को हाथी ने सूंड से पटक पटक कर मार डाला। इससे अफरा तफरी मच गई और रामगढ़ केदला मुख्य मार्ग जाम हो गया। बड़े वाहन चालक अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। मृतक अमित रजवार सारूबेड़ा कोलियरी में ड्यूटी कर घर इचाकाड़ी लौट रहे थे। परिजनों ने बताया कि वे हाथियों के झुंड को देखने आरा 4 नंबर फीडर ब्रेकर के पास गए थे। इधर इसके कुछ घंटे बाद ही गिड्डी निवासी अमूल महतो को भी हाथियों ने अपना शिकार बना लिया। देर रात हाथियों का आतंक और बढ़ गया। हाथियों के झुंड ने महावीर मांझी की पत्नी पार्वती देवी और स्वर्गीय लखन करमाली की पत्नी सावित्री देवी को भी मार डाला। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। वहीं 4 लोगों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को आरा 4 नंबर सड़क को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि हाथियों की आवाजाही की जानकारी होने के बावजूद न तो समय पर पेट्रोलिंग की गई और न ही ग्रामीणों को सतर्क किया गया। स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 42 हाथियों का एक बड़ा झुंड सक्रिय है। ये झुंड मांडू, घाटों और कुजू के जंगलों में घूम रहा है। 3 अलग अलग टुकड़ियों में बटा हुआ है। हाथियों के लगातार गांवों की ओर बढ़ने से लोगों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर नहीं खदेड़ा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। एक ही दिन में 4 मौतों ने वन विभाग और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हेमंत सोरेन पर टिप्पणी प्रकरण, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को मिली राहत को बरकरार रखा है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुनवाई के बाद बाबूलाल मरांडी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा। मरांडी की ओर से दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अगली सुनवाई के लिए सरकार से जवाब मांगा गया है। इस मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सिमडेगा, बरहेट और रामगढ़ समेत अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार को लेकर दिए गए एक साक्षात्कार को बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस साक्षात्कार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 6 थानों में शिकायत दर्ज कराई थी। इन्हीं प्राथमिकी के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट का रुख किया है। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय झारखंड दौरा 28 से एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर से झारखंड दौरे पर रहेंगी। रांची आगमन के बाद राष्ट्रपति लोक भवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 29 दिसंबर को जमशेदपुर जाएंगी और वहां एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति और भाषा की समृद्ध परंपरा को रेखांकित किया जाएगा। वहां से वापसी के बाद रांची में रात्रि विश्राम करेंगी। 30 दिसंबर को गुमला के रायडीह में आयोजित जन सांस्कृतिक समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ईडी की चार्जशीट खारिज होने की खुशी में झारखंड कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। जमकर हुई नारेबाजी। झारखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हरमू मैदान से विरोध मार्च करते हुए भाजपा कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये विरोध मार्च नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद निकाला गया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर उस चार्जशीट को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया था। कांग्रेस का कहना है कि ये फैसला सत्य की जीत है।
कांग्रेस ने इस मौके पर भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और झूठे मामलों में फंसाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राजनीतिक दुर्भावना के तहत गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घसीटा गया। रांची का पारा लुढ़का, 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। झारखंड के 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इनमें रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार शामिल हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 18 से 23 दिसंबर तक सुबह में मध्यम दर्जे का कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। 18 दिसंबर को अधिकतम 23 और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस, 19 दिसंबर को अधिकतम 23 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस, 20 दिसंबर को अधिकतम 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और 21 दिसंबर को भी अधिकतम 24 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। धनबाद के बलियापुर में पतंग उड़ाते समय बच्चा 2 मंजिले मकान से गिरा, हालत गंभीर। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र की बेलगड़िया टाउनशिप में बुधवार को पतंग उड़ाने के दौरान एक हादसा हो गया। स्थानीय निवासी नारायण साह का 10 साल का पुत्र दिव्यांशु कुमार 2 मंजिले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की छत पर अन्य बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वो छत से नीचे गिर पड़ा। उसके सिर व दांत में गंभीर चोटें आईं और तेजी से खून बहने लगा। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। परिजन स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को तत्काल SNMMCH धनबाद ले गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे के सिर में गहरी चोट है और लगातार ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। दिव्यांशु की हालत नाजुक बताई जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। चतरा के क्रशर व्यवसायी को मिली जान से मारने की धमकी, 2 करोड़ की मांगी रंगदारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता, क्रशर व्यवसायी, समाज सेवी सह पूर्व मुखिया प्रेमचंद उर्फ प्रेम सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। व्यवसायी प्रेम सिंह को उनके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से एक ऑडियो क्लिप भेजकर सामने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर प्रिंस खान बताया है और 2 करोड़ रुपए बतौर रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या कराने की धमकी दी गई है। क्रशर व्यवसायी प्रेम सिंह के अनुसार धमकी देने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर प्रिंस खान बताया है और ऑडियो क्लिप में दुबई से धमकी देने की बात कही है। गैंगस्टर द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप भेजने के अलावा प्रेम सिंह के व्हाट्सएप पर कॉल के माध्यम से भी धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद प्रेम सिंह ने हंटरगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है और मामले में पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। घटना विगत 1 सप्ताह पूर्व की बताई जा रही है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी चतरा पुलिस अब तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है, जिससे नाराज भुक्तभोगी प्रेम सिंह ने मामले से चतरा SDPO संदीप सुमन, SP सुमित कुमार अग्रवाल, IG बोकारो सुनील भास्कर के अलावा DGP के साथ साथ ATS SP और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। धमकी मिलने के बाद हंटरगंज थाना में व्यवसायी प्रेम सिंह ने आवेदन देकर प्रिंस खान के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। इधर इस पूरे मामले में हंटरगंज थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस व्यवसायी प्रेम सिंह को मिली धमकी के मामले में पूरी तरह गंभीर है। टेक्निकल सेल का सहारा लेकर फोन करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही कुछ सार्थक परिणाम सामने आएंगे। किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को इलाके में पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पूरे घटनाक्रम में स्पेशल टीम काम कर रही है। ऑपरेशन आहट के तहत सतर्क रेल पुलिस ने 2 मासूमों को बचाया, मानव तस्कर गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने एक बार फिर से मानव तस्करों के चंगुल से 2 नाबालिग बच्चों को बचा लिया है। रांची रेल मंडल में मानव तस्करों को लेकर ऑपरेशन आहट चलाया जाता है। इसी क्रम में रांची के हटिया स्टेशन से एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके चंगुल से 2 नाबालिग बच्चों को मुक्त भी करवाया गया है। रेलवे पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार रांची रेल मंडल में मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन आहट के तहत हटिया रेलवे स्टेशन पर RPF रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। कमांडर
कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में आरपीएफ पोस्ट हटिया की एएचटीयू एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम और डीएमएफटी टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति मोहम्मद मुस्तफा अंसारी को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ पकड़ा है। पकड़ी गई बच्चियों की उम्र मात्र 12 और 13 साल बताई गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी उन्हें नौकरी के बहाने चेन्नई ले जा रहा था और घरेलू काम कराने के बदले प्रति माह 10,000 रुपए देने का लालच दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बच्चियों की तस्वीरें अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पर भेजी थी और उनके लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था भी कराई गई थी। आपको बता दें कि मानव तस्कर अक्सर बच्चों को ट्रेनों के माध्यम से ही बड़े शहरों में ले जाते हैं। यही वजह है कि पूरे रांची मंडल में ऑपरेशन आहट चलाया जाता है। कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि आरपीएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बचा लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। बचाई गई बच्चियों को संरक्षण और देखरेख के लिए प्रेमाश्रय संस्था रांची भेजा गया है। दोनों बच्चों के परिवार वालों को भी मामले की सूचना दी गई है। इस अभियान में निरीक्षक रूपेश कुमार, महिला निरीक्षक एसआर कुजूर, उप निरीक्षक सूरज राजवंशी, सुनीता तिर्की तथा स्टाफ सदस्य पी पान निधि, सुभा लक्ष्मी स्वायन और रेणु कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पलामू के चैनपुर इलाके में जमीन विवाद में फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक ताईद के घर में हवाई फायरिंग की घटना हुई है। हालांकि फायरिंग की घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद पुलिस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। फायरिंग की घटना को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। फायरिंग करने वाले आरोपियों का वीडियो वायरल भी हुआ है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के लालगंज के रियाजुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति ने चैनपुर थाना को आवेदन देकर रंगदारी के लिए सद्दाम कुरैशी, सूरज चंद्रवंशी, रोशन समेत कई युवकों पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि रियाजुद्दीन अंसारी के आवेदन के आधार पर पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। प्रथम दृष्टया जमीन विवाद का मामला प्रतीत हो रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिस व्यक्ति के घर पर फायरिंग हुई है वह भी कई मामलों का आरोपी है। दरअसल रियाजुद्दीन अंसारी ताईद का काम करते हैं और काम खत्म करने के बाद वो वापस अपने घर लौटे थे। घर लौटने के बाद 4 से 5 बाइक पर सवार होकर अपराधी उनके घर पहुंचे और रंगदारी की मांग करते हुए फायरिंग की। इस दौरान घर पर पथराव भी किया गया। जिन लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। फायरिंग करने वाले पहले भी आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में जेल जा चुके हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की कोशिश कर रही है। धनबाद में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके पर फरार हुए संचालक। एक्साइज विभाग और गिरिडीह जिले की एक्साइज की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर मनियाडीह थाना अंतर्गत जीतपुर बस्ती में अवैध अंग्रेजी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी टीम ने 1200 लीटर स्पिरिट, अलग अलग ब्रांडों के 175 लीटर अवैध विदेशी शराब, भारी मात्रा में खाली बोतल, स्टिकर, कॉर्क आदि जब्त किया है। इस दौरान संचालक मौके से फरार हो गया। एक्साइज विभाग की टीम सभी जब्त सामान को लेकर धनबाद एक्साइज कार्यालय लेकर पहुंची है। उत्पाद निरीक्षक कुमार सत्येंद्र ने बताया कि जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए है। अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन डब्ल्यू मंडल एवं मकान मालिक टीकाराम द्वारा किया जा रहा था। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संचालक डब्ल्यू मंडल के खिलाफ पूर्व में भी अवैध शराब बनाने को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है। अवैध शराब को आसपास के होटलों और शायद बिहार में भी भेजा जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर नकली अंग्रेजी शराब की अवैध फैक्ट्री का खुलासा कर रही है। निर्मित शराब और कच्ची सामग्री के साथ उपकरण भी बरामद कर रही है, लेकिन कारोबारियों में पुलिस का अब भी कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछली बार भी उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इस बार भी कारोबारी मौके से फरार हो गए थे। इस बार भी उत्पाद विभाग की टीम के हाथ खाली है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घूसकांड में बड़ा ट्विस्ट, चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम की जब्त कार छुड़ाने को ठेकेदार ने ईडी में जमा किया 31 लाख का एफडी। ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम को कथित तौर पर घूस में दी गई एक महंगी कार को छुड़ाने के लिए संबंधित ठेकेदार ने 31 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया। ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद ईडी ने जब्त की गई कार को रिलीज कर दिया। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच के दौरान ईडी ने बीरेंद्र राम समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्यवाही में बीरेंद्र राम के आवास से कई लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई थी। जांच में सामने आया कि राजेश कंस्ट्रक्शन, परमानंद सिंह बिल्डर्स और मेसर्स आरएम कंस्ट्रक्शन की ओर से बीरेंद्र राम को घूस के तौर पर महंगी गाड़ियां दी गई थी। ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि राजेश कंस्ट्रक्शन ने 2-2 गाड़ियां दी थीं, जबकि मेसर्स आरएम कंस्ट्रक्शन ने 1 गाड़ी उपलब्ध कराई थी।
तीनों वाहनों को ईडी ने जब्त कर लिया था। इसके बाद मेसर्स RM कंस्ट्रक्शन ने बीरेंद्र राम को दी गई टोयोटा फॉर्च्यूनर को छुड़ाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। ठेकेदार की ओर से दलील दी गई कि फॉर्च्यूनर बैंक लोन के जरिए खरीदी गई थी और इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी मालिक के बेटे अंकित साहू के नाम पर है। पहले चरण में राहत नहीं मिलने पर मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद वाहन की कीमत के बराबर 31 लाख रुपए का FD जमा करने का आदेश दिया गया। FD जमा होते ही कार को रिलीज कर दिया गया। ईडी के अनुसार बीरेंद्र राम ने मेसर्स RM कंस्ट्रक्शन को 13.5 करोड़ रुपए के 2 ठेके दिए थे और एक योजना की लागत 62 लाख रुपए तक बढ़ाई गई थी। इसके बदले ठेकेदार से टोयोटा फॉर्च्यूनर ली गई थी। जांच के दौरान कंपनी मालिक और उसके बेटे से पूछताछ हुई, जिसमें PMLA की धारा 50 के तहत दिए गए बयान में उन्होंने ठेका पाने और घूस में गाड़ी देने की बात स्वीकार की। इसी मामले में राजेश कंस्ट्रक्शन से भी पूछताछ हुई थी। कंपनी ने भी काम के बदले महंगी गाड़ियां देने की बात मानी। हालांकि उसने ईडी द्वारा जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। लातेहार में होमगार्ड जवान ने कोयला कारोबारियों पर लगाया मारपीट का आरोप, FIR दर्ज। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत तेतरिया खाड़ कोलियरी में सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान मोहन कुमार के साथ मारपीट की घटना हुई है। इस घटना से होमगार्ड जवानों में भारी आक्रोश है। इस संबंध में होमगार्ड जवान के आवेदन पर बालूमाथ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके तहत पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। दरअसल तेतरिया खाड़ कोलियरी में प्रतिनियुक्ति होमगार्ड के जवान मोहन कुमार भोक्ता ने आरोप लगाया है कि बालूमाथ के 2 कोयला कारोबारी उनकी पोस्ट के पास आए और विवाद करने लगे। इसके बाद दोनों कोयला कारोबारियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। होमगार्ड जवान ने जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। उसका आरोप है कि इस संबंध में उसने कोलियरी प्रबंधन से भी शिकायत की, लेकिन कोलियरी प्रबंधन के द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने थाना पहुंचकर अपना आवेदन दिया है। इधर इस घटना के बाद होमगार्ड जवानों में आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सुरक्षा ड्यूटी में तैनात रहने के दौरान इस प्रकार की घटना अक्सर होती रहती है। होमगार्ड जवानों का कहना है कि यदि इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो वे लोग आंदोलन भी करेंगे। इस मामले को लेकर वे राज्य स्तरीय संघ में भी मामला उठाएंगे और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करेंगे। इधर इस संबंध में बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि होमगार्ड जवान के द्वारा एक आवेदन दिया गया है। आवेदन के आधार पर 2 कोयला कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नवजात की मौत मामले में नर्स पर कार्यवाही, डॉक्टरों पर सवाल। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 10 दिसंबर की रात नवजात की मौत के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हंगामे के बाद SNCU वार्ड में तैनात नर्स रानी यादव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए त्वरित कार्यवाही कर दी गई। हालांकि अब उसी नर्स के बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। नर्स रानी यादव का दावा है कि जिस नवजात की मौत हुई उसे उनके पास भर्ती कराने के लिए कोई परिजन लेकर ही नहीं आया था। 10 दिसंबर की रात 9 बजे बालाजी स्टाफ के उज्जवल कुमार का फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि राणा सर कॉन्फ्रेंस कॉल में है, अगर पुष्पा देवी का बच्चा आए तो भर्ती कर लिया जाए। नर्स के अनुसार कॉल का रिकॉर्ड उनके मोबाइल में मौजूद है। नर्स का कहना है कि करीब आधा घंटा बाद परिजन बिना बच्चे के ही SNCU पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चा रो रहा है और उसे डॉक्टर को दिखाना है। इस पर उन्हें बताया गया कि SNCU में उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और इमरजेंसी में दिखा ले। इसके बाद परिजन चले गए। नर्स के अनुसार रात करीब 12 बजे परिजन नवजात को गंभीर हालत में SNCU पहुंचे। बच्चे की स्थिति देखते ही उसने तुरंत प्राथमिक प्रयास किया, मुंह में जमे दूध को साफ किया और लगातार डॉक्टरों को कॉल किया, लेकिन किसी डॉक्टर ने फोन रिसीव नहीं किया और न ही कोई वार्ड में पहुंचा। इन कॉल्स का रिकॉर्ड भी उनके पास होने का दावा किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक बच्चा अस्पताल के किस सिस्टम में था और उसकी निगरानी कौन कर रहा था। अगर बच्चा जन्म के बाद से ही अस्वस्थ था तो उसे तत्काल SNCU में भर्ती क्यों नहीं किया गया। परिजनों ने बाद में बच्चे को इमरजेंसी में ले जाकर दिखाया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल ये भी है कि जब डॉक्टर पहले बच्चे का इलाज कर चुके थे तो भर्ती में इतनी देरी क्यों हुई। साथ ही आपात स्थिति में किसी डॉक्टर ने फोन क्यों नहीं उठाया। केंदुआडीह गैस रिसाव बोरहोल ड्रिलिंग का काम दूसरे दिन भी जारी, 20 मीटर बोरिंग का लक्ष्य। केंदुआडीह क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव पर काबू पाने के लिए चल रहा राहत अभियान बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। राजपूत बस्ती स्थित पुराने GM बंगले के पास मंगलवार की शाम से बोरहोल ड्रिलिंग का कार्य चल रहा है।
पहले दिन करीब 6 मीटर तक बोरिंग की गई, जबकि दूसरे दिन 20 मीटर तक बोरिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तकनीकी टीम मौके पर भारी मशीनों के साथ बोरिंग के काम में जुटी हुई है। ड्रिलिंग का कार्य MECL द्वारा किया जा रहा है, जबकि धनसार माइंस रेस्क्यू स्टेशन के विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्रभावित इलाके को अलर्ट मोड पर रखा गया है। DGMS और सिन्फर के वैज्ञानिक लगातार गैस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा IIT ISM धनबाद, CMPDI और सिन्फर की संयुक्त विशेषज्ञ टीम भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि भूमिगत गैस को नियंत्रित करने के लिए 14,000 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन पहले ही मंगाई जा चुकी है। बोरिंग पूरी होने के बाद इसी बोरहोल के माध्यम से नाइट्रोजन गैस डालकर कार्बन मोनोऑक्साइड के दबाव को कम करने की योजना है। इधर स्थानीय निवासी मोहम्मद साजिद ने बताया कि बोरिंग का काम जारी है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि अभी भी 500 से 600 मीटर के दायरे में गैस की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि लंबे समय से परेशान प्रभावित परिवारों को जल्द राहत मिल सके। निलंबित IAS विनय चौबे की पत्नी ने 1 करोड़ की संपत्ति 26 लाख में खरीदी। निलंबित IAS विनय चौबे की पत्नी ने 1 करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ 26 लाख रुपए में खरीदी है। ये संपत्ति जतिन सहाय नाम की व्यक्ति से खरीदी गई है। जतिन सहाय बैंक घोटाले में CBI द्वारा आरोपित है। जतिन सहाय और नेक्स्टजेन के मालिक विनय कुमार सिंह दोनों फ्लोरेंस हेल्थकेयर एंड रिसर्च सेंटर नाम कंपनी के निदेशक हैं। जांच में पाया गया है कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता ने फिरायालाल कंपाउंड में एक व्यावसायिक भवन खरीदा है। इसे 2019 में खरीदा गया है। इस व्यावसायिक भवन की खरीद के लिए कुल 26 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि इस संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए 95,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में भुगतान किया गया है। रजिस्ट्री में संपत्ति का मूल्य सर्कल रेट से कम दिखाए जाने के संदेह की नजर से देखा जा रहा है। इस संपत्ति की खरीद जतिन सहाय नाम के व्यक्ति से की गई है। जतिन सहाय 5.33 करोड़ रुपए की बैंक जालसाजी में CBI द्वारा आरोपित है। बैंक ऑफ इंडिया ने इस जालसाजी के मामले की शिकायत CBI से की थी। इस शिकायत के आधार पर CBI द्वारा जांच के बाद जतिन सहाय सहित 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोपित लोगों में बैंक अधिकारी, वैल्यूअर सहित अन्य लोग शामिल हैं। मनरेगा में बदलाव से झारखंड को 1500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, JMM ने बताया मजदूरों को परेशान करने की साजिश। केंद्र सरकार की प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी GRAMG योजना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पार्टी का दावा है कि मनरेगा में किया जा रहे बदलावों से झारखंड को 1500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा। झामुमो के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में मनरेगा के तहत मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती है, लेकिन नई प्रस्तावित योजना में मजदूरी और सामग्री मद में खर्च का अनुपात केंद्र 60% और राज्य 40% करने की तैयारी है। इससे राज्य सरकार पर सीधा अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। विभागीय सूत्रों का अनुमान है कि केवल सामग्री मद में ही राज्य का खर्च 700 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ सकता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ये बदलाव सिर्फ वित्तीय संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनरेगा जैसे अधिकार आधारित कानून को कमजोर करने की कोशिश है। झामुमो का कहना है कि प्रस्तावित नई योजना में ग्रामीण मजदूरों के काम के अधिकार को सीमित किया जाएगा और ये भी तय किया जाएगा कि योजना किन इलाकों में लागू होगी और किन में नहीं। झामुमो ने यह भी दावा किया कि नई व्यवस्था में साल के कुछ महीनों तक काम के अधिकार को रोके जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ये तय करेगी कि किसी राज्य को कितना बजट मिलेगा। जरूरत बढ़ने पर अतिरिक्त राशि देने से इनकार किया जा सकता है, जो सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि झारखंड के खनिज संसाधनों से होने वाली आय का उचित हिस्सा अब तक राज्य को नहीं मिला है, जबकि दूसरी ओर मनरेगा जैसी योजना में राज्य से 40% खर्च उठाने को कहा जा रहा है। झामुमो ने मांग की कि पहले केंद्र सरकार झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए और अन्य योजनाओं की राशि जारी करे। झामुमो ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा कानून को समाप्त या कमजोर करने की कोशिश की गई तो झारखंड के मजदूर सड़क से संसद तक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कोयला प्रोडक्शन सुधारने में जुटी BCCL CMD ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रोडक्शन और डिस्पैच में BCCL की स्थिति अच्छी नहीं है। वित्तीय वर्ष शेष होने में 105 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में BCCL सभी 12 एरिया में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं को बेहतर प्रोडक्शन की दिशा में प्रयासरत है, जिसे लेकर BCCL CMD मनोज कुमार अग्रवाल कंपनी को बेहतर स्थिति में लाने के लिए ओपन कास्ट परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में BCCL CMD मनोज कुमार अग्रवाल अधिकारियों संग ऐना प्रोजेक्ट
पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएमडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी 105 दिन शेष बचे हैं। बीसीसीएल की स्थिति बेहतर करने की दिशा में कोशिश की जा रही है। कोयले के प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में पहल की जा रही है। प्रोडक्शन के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान पर अधिकारियों से बातचीत की गई है। सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। ओपन कास्ट में चलने वाली मशीनों की स्थिति की जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बरसात के समय से ही माइंस के नीचे पानी काफी है। यहाँ के अधिकारियों ने दिन रात एक कर उसे खाली किया है, जो कि अब स्थिति काफी अच्छी हो गई है। नीचे वाले फेज से 4000 से 5000 टन कोयले का प्रोडक्शन होगा। उन्होंने कहा कि कोयले की गुणवत्ता के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की जरूरत है ताकि कोयले की शुद्धता बनी रहे। कभी कभी फेज में कोयला और पत्थर एक जैसा नजर आता है। रोशनी की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं ताकि कठिनाई न आए। कोयलांचल में कोयला चोरी पर उन्होंने कहा कि यह एक कोढ़ की तरह है। कम उम्र में विवाह और जाति प्रथा जैसी कई कुरीतियां फैले रहते हैं। समय के साथ सबका निदान होता है। उसी तरह से कोयला चोरी भी है। समय के साथ इसका भी निदान निकल सकेगा। सबके सहयोग के साथ इस बीमारी को भी दूर करेंगे, जिससे कि देश, राज्य और कंपनी का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि इस साल बारिश सामान्य से अधिक 1.5 गुना हुई है। माइंस के अंदर बारिश के कारण पानी भर गई, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है। रामगढ़ में अवैध बालू लदे 2 हाईवा जब्त, केस दर्ज। रामगढ़ डीसी फैज ऐक अहमद मुमताज के निर्देश पर जिले में अवैध खनन व परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार जांच अभियान चला रहा है। जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक के नेतृत्व में बुधवार की दोपहर रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित बोरोबिंग चेकपोस्ट पर जांच अभियान के दौरान नया मोड़ की ओर से आ रहे अवैध बालू लदे 2 हाईवा को रोका गया। जांच में दोनों हाईवा पर 600 घन फुट बालू लदा पाया गया। दोनों वाहनों के पास बालू से संबंधित चालान नहीं था। टीम ने जब जिम्स पोर्टल पर जांच की तो वहां भी उक्त हाईवा के लिए बालू से संबंधित चालान निर्गत नहीं था, जिससे स्पष्ट हुआ कि दोनों हाईवा पर अवैध बालू लोड कर ले जाया जा रहा था। टीम ने दोनों हाईवा को जब्त कर लिया। इसके बाद जिला खनन पदाधिकारी ने दोनों हाईवा के मालिक, चालक व अन्य के खिलाफ रजरप्पा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची डीसी ने राजस्व जमीन मामलों की समीक्षा, लंबित काम जल्द निपटाने के निर्देश। रांची जिला प्रशासन ने आम लोगों से जुड़े राजस्व और जमीन के मामलों को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने की। उपायुक्त ने कहा कि दाखिल खारिज, सीमांकन और जमीन से जुड़े अन्य काम समय पर पूरे होने चाहिए। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों, अमीन और अंचल स्तर के अधिकारियों को कामकाज में सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा गया कि अगर लापरवाही या शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने ये भी कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी किया जाए ताकि उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। बैठक में लंबे समय से लंबित दाखिल खारिज मामलों, सीमांकन, रिकॉर्ड सुधार और जन शिकायतों की समीक्षा की गई। डीसी ने दोहरी जमाबंदी के मामलों पर भी ध्यान देने को कहा। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो तय समय में काम पूरा करें और काम में पारदर्शिता रखें। इरफान की स्मार्ट चौधरी को नसीहत, बुलडोजर की नहीं, भाईचारे व संवाद की भाषा अपनाइए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नसीहत दी है कि बुलडोजर की भाषा नहीं, भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाइए। दरअसल डॉक्टर इरफान अंसारी से सम्राट चौधरी की मुलाकात राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के पुत्र के रिसेप्शन के दौरान हुई। मंत्री इरफान ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया में भी साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि उनसे यानी सम्राट चौधरी से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बुलडोजर की भाषा नहीं, भाईचारे और संवाद की भाषा अपनाइए। आपके और मेरे पिताजी ने साथ मिलकर काम किया है। हमारे बीच पुराना पारिवारिक और राजनैतिक संबंध रहा है। हम झारखंड में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप भी बिहार में जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। उत्तर प्रदेश की नकल बिहार में नहीं चलेगी। बिहार के लोग ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करते। सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द से ही देश आगे बढ़ेगा। रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन चौक पर रेलवे का अतिक्रमण हटाओ अभियान, मची अफरा-तफरी। रेलवे प्रशासन ने बुधवार को बरकाकाना स्टेशन चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत हनुमान मंदिर से लेकर फुटबॉल मैदान तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बताया जाता है कि इससे पूर्व रेलवे प्रशासन ने लगभग 75 दुकानदारों और मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया था।
नोटिस की समयावधि समाप्त होने के बाद रेलवे ने बुधवार की सुबह से कार्यवाही शुरू की। अभियान के दौरान रेलवे प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कर रहा है कि 1 घंटे के भीतर सभी लोग अपनी दुकानों एवं मकानों से सामान हटा लें। इसके बाद दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और लोग स्वयं ही अपना सामान हटाने में जुट गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए मौके पर रेलवे प्रशासन के अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी तथा स्थानीय पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।